All right. So let's begin with next question. Question number 7. A lift is moving down with acceleration A. A man in the lift drops a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground respectively are. So easy है question. We have a lift and this lift is accelerating downwards. Lift है and this lift is accelerating downwards basically. Okay. ये लिफ्ट जो है वो नीचे आ रहा है with acceleration A. इसके अंदर एक मैन है and this man drops a ball. Okay. And this man himself is measuring the acceleration of the ball. And there's another man who is standing outside the lift and stationary he is a stationary observer. So what will be the acceleration of the ball as observed by man inside the lift and a man standing outside stationary on the ground? ओरल क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था कि whenever you talk about acceleration and if the body is coming down, तो आपको याद होगा हमने लिखा था g minus a. So net acceleration for the man inside the lift is g minus a. Okay. And जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के बाहर स्टेशनरी खड़ा है उसके लिए बॉल का एक्सेलरेशन जो होगा वो जी ही आएगा. आई एम रिपीटिंग अगेन. जब मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज समथिंग इनसाइड द लिफ्ट एंड इफ लिफ्ट इज कमिंग डाउन तो नेट एक्सेलरेशन इज जी माइनस ए. इफ देयर इज समथिंग इनसाइड द लिफ्ट एंड लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए तो नेट एक्सेलरेशन इज जी प्लस ए. ये जी माइनस ए जी प्लस ए कब आता है? ये जी माइनस ए जी प्लस ए तब आता है किसके लिए आता है? फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट. तो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक मूविंग लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है माइनस ए मतलब ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर के लिए कौन सा ऑब्जर्वर के लिए? जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है उसके लिए एक्सेलरेशन जी माइनस ए आएगा और जो बाहर है लिफ्ट के उसके लिए एक्सेलरेशन जी ही होता है. राइट. तो दिस इज सिंपल थिंग. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. pretty simple question. Nothing was there. Oral question again. Next question. A particle of mass m is at rest at the origin at time t equal to 0. It is subjected to a force f of t equal to f0 e raised to minus bt in the x direction. Its speed v of t is depicted by which of the following curves? Okay, तो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है which is at rest at the origin at time t equal to 0. तो इनिशियली जो है वो पार्टिकल रेस्ट पे था. It is subjected to a force f of t equal to f0 e raised to minus bt in the x direction. Its speed, इसका स्पीड कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इट्स गुड क्वेश्चन. इसको सॉल्व कैसे करना है? तो बहुत सिंपल है. तो व्हाट यू कैन डू इज हमारे पास जो f of t है वो f0 e raised to minus bt है. Mass into the acceleration f0 e raised to minus bt and acceleration is f0 by m e raised to minus bt. गुड. तो हमको बेसिकली फाइंड करना है हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. तो ए क्या है? dv by dt है which is f0 by m e raised to minus bt. Therefore you have dv equal to f0 by m e raised to minus bt dt. तो ये आ गया आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए. हमने v को एक साइड पे रखा है, dt को दूसरी साइड पे ले गए. अब हम इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dv इक्वल टू क्या आएगा आपका
इंटीग्रेशन f0 by m e रेज टू माइनस बी टी डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, तो यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t, ओके, 0 टू सम टाइम t हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब सॉरी फॉर दिस, नाउ f0 by m ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गोज आउट। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, और f0 by m का कांस्टेंट ही था। e रेज टू माइनस बी टी का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो e रेज टू माइनस बी टी का इंटीग्रेशन होता है, इट्स अ सिंपल थिंग अगेन, e रेज टू माइनस बी टी का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू माइनस बी टी इटसेल्फ from 0 to t divided by derivative of minus bt, तो ये उसका इंटीग्रल आता है बेसिकली, तो यू शुड नो दिस थिंग, तो सिंपल है ये। नाउ डेरिवेटिव लेना सर, v इक्वल टू f0 by m e रेज टू माइनस bt फ्रॉम 0 to t, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ माइनस bt विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस b, तो v इक्वल टू माइनस f0 mb, ये आ गया आपका e रेज टू अपर लिमिट माइनस e रेज टू लोअर लिमिट विच इज 0, तो ये आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू माइनस f0 बाय mb e रेज टू माइनस bt माइनस 1 upon e रेज टू 0, and you know already that anything raised to 0 is 1, तो यह आ जाएगा माइनस f0 बाय mb e रेज टू माइनस bt माइनस 1, क्योंकि e रेज टू 0 जो था वो 1 था, इसलिए आपका ऐसा आया। तो नाउ यू कैन राइट दिस एज, नेगेटिव अंदर ले लेता हूँ, तो f0 बाय mb 1 माइनस e रेज टू माइनस bt, दिस इज v, यू हैव वेलोसिटी v, आपको मिल गया v यहाँ पे। अब if you check options f0 by mb, okay, ये तो हर एक ग्राफ में है, but if you see b of t चेंज कैसे हो रहा है with time t, तो ये 1 माइनस e रेज टू माइनस bt है, तो आपको अब पता होना चाहिए कि ग्राफ जब प्लॉट होता है तो ग्राफ प्लॉटिंग आपको पता होना चाहिए। So if you know graph plotting, only then you will be able to understand. So this is going to be option number C और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों सेम प्रिंट हो गए मोर और लेस, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से एक आएगा आपका आंसर, बिकॉज ये डबल प्रिंट हुआ है इसके लिए, राइट। तो ग्राफ प्लॉटिंग आपको पता होना चाहिए, इफ यू डोंट नो ग्राफ प्लॉटिंग तो समझेगा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को फोर्स का फॉर्म दिया था, हमको एफ ऑफ टी इक्वल टू f0 e रेज टू माइनस bt दिया है, ओके। तो f ऑफ t है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका पास आ जाएगा f0 by m e रेज टू माइनस bt, तो एक्सेलरेशन इज dv by dt which is equal to f0 by m e रेज टू माइनस bt, तो dt को आप शिफ्ट कर देते हो वहाँ पे, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद f0 by m जो है वो एक f0 by m जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, and once you take it out e raised to minus bt का इंटीग्रेशन e raised to minus bt अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस bt आएगा डिनोमिनेटर में, तो bt का डेरिवेटिव माइनस b आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने यहाँ पे, इसको माइनस b को शिफ्ट कर दिया बेसिकली, देन आफ्टर सॉल्विंग यू गेट v इक्वल टू माइनस f0 by mb e raised to minus bt minus 1, तो माइनस साइन अंदर हमने we took this negative sign inside the bracket, so f0 by mb 1 minus e raised to minus bt, so this graph looks like option number b or c, क्योंकि वो एक जैसा ही प्रिंट हो गया, that's why it is either option b or option number c, okay। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये पता होना चाहिए। वंस यू नो दिस, a f0 by m लिखोगे, है ना,
a is f0/m e raised to minus bt, बट a is dv/dt। फिर आप dt को शिफ्ट कर देते हो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, फिर इंटीग्रेट करते हो एंड देन यू गो ऑन सॉल्विंग। इंपॉर्टेंट टास्क हियर इज दैट यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ दिखते कैसे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री एप्लीकेशंस which are supported on Android। तो ग्राफ प्लॉटर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शंस प्लॉट करके देखो, तो आपको समझेगा कि हाउ डज ग्राफ लुक लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओरल क्वेश्चन है। A light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance and a block of mass m kilogram hangs from the former one। Okay, you have a light spring balance which hangs from the hook of other light spring balance and a block of mass m kg hangs from the former one। Okay, तो हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है। have one spring balance and there is another spring balance, something like this। Okay, right, and then यहाँ पे एक मास m है और जो स्प्रिंग बैलेंस नंबर 1 है या स्प्रिंग बैलेंस नंबर 2 है, दोनों लाइट वेट है ना, लाइट बोला है, लाइट, सो दे डू नॉट हैव वेट, उनका खुद का मास नहीं है। Then the true statement about the scale reading is both the scales read m/2 m/2। दोनों स्केल में हाफ हाफ रीडिंग दिखेगा क्या? दोनों में m kg दिखेगा क्या? Both the scales read m kilogram each। The scale of the lower one reads m kg and upper one reads 0। The reading of the two scales can be anything but the sum of the reading will be m kg। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो, अगर आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता, मतलब सपोज ऊपर का स्प्रिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ नीचे का है, और उस स्प्रिंग बैलेंस पे अगर आप एक मास लगाते तो ये जो सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस है ये आपको m रीडिंग देता। अब जो सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस है वो फर्स्ट पे लगाया हुआ है, तो फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस में भी रीडिंग m ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस में खुद का मास नहीं है, लाइट है ना, इसलिए। अब अगर मैं यहाँ पे ऊपर और एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता तो उसमें भी रीडिंग m ही मिलता, जब तक स्प्रिंग का खुद का मास नहीं है। आप एक स्प्रिंग बैलेंस लगाओ, आप 2 लगाओ, आप 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, 100 लगाओ और नीचे एक मास m लगाओगे तो ये सारे के सारे स्प्रिंग बैलेंस आपको सेम रीडिंग देने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली खुद का उनका मास नहीं है, राइट। तो खुद का मास नहीं होने की वजह से ऑल ऑफ देम विल गिव यू द same reading, they will give you same reading each। Next question, a body of mass m equal to 3.513 kilogram is moving around x-axis with a speed of 5 meter per second। The magnitude of its momentum is recorded as, this is a joke question, कुछ नहीं है, momentum is m into v, तो क्या है ये 3.513 into 5.00। तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, करेक्ट है, लेकिन इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो you need to know that when you multiply these two you get 17.56। ओके, तो 17.56 क्यों आया? क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, वन विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड अदर विथ 3, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो यू वुड ऑलवेज टेक द प्रोडक्ट विथ एग्जैक्टली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो प्रोडक्ट जो होगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन ए में 5 है
ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी और बी में 4 है। तो बी क्यों लूंगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इन रियलिटी 17.57 आता है, इसलिए 17.56 आता है इसलिए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। तो ये आपका पहला जो चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था एक्चुअली। सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the resultant of all the external forces acting on a system of particle is zero, then from an inertial frame one can surely say that resultant of all the external forces on a system of particle is zero. From an inertial frame वो frame of reference होता है जो accelerated नहीं होता है। देखो हमने दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखे थे, एक था इनर्शियल, एक था नॉन इनर्शियल। ओके, तो यू शुड नो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाय द वे ये पता होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यू शुड नो, एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल यू शुड नो। ओके, सो नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल देता हूँ, you are sitting at one place and you are observing the motion of an object। एक व्हीकल पास हो रहा होगा, आप रेस्ट पर बैठे हो और आप उस मोशन को मेजर कर रहे हो, तो यू आर इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर आप मूव हो रहे हो बट यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यू आर मूविंग बट यू आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, आप मूव हो रहे हो बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और आप उस मोशन को मेजर कर रहे हो, तो भी आप इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन एक्सेलरेटेड। अब ऐसा इमेजिन करो कि आप उसी सेम गाड़ी को मूव होते हुए देख रहे हो आप, बट आप खुद भी मोशन में हो और आपका मोशन भी एक्सेलरेटेड है, तो आपका खुद का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो भी मेजरमेंट्स आप लोगे वो मेजरमेंट्स इनिशियल जब आप रेस्ट पे थे या जब आप मूव हो रहे थे बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो मेजरमेंट और ये मेजरमेंट दोनों केसेस में आपको अलग अलग मिलने वाले हैं। सो what is happening, there was a car which was moving, you were measuring this motion measure करना मतलब इसका velocity measure कर रहे होंगे आप, and you yourself was standing at rest, आप खुद रेस्ट पे थे, मतलब आप inertial frame में थे, या फिर आप मूव हो रहे हो बट आपका मोशन जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो such motion is called as inertial frame of reference। okay, so the frame of reference मतलब जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, वो फ्रेम या तो रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। अब दूसरा केस है कि आप इसी गाड़ी को मेजर कर रहे हो, इसका मोशन आप मेजर कर रहे हो, बट नाउ योर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, आपका खुद का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस केस में इस कार का जो वेलोसिटी होगा और जो पहले केस में था वो अलग अलग मिलेगा। तो जस्ट टू टेल यू, हमको इस क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो अगर टोटल फोर्स जीरो है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वन कैन श्योरली से linear momentum of the system does not change in time, kinetic energy of the system does not change in time, angular momentum of the system does not change in time, potential energy of the system does not change in time। देखो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना ऐसा बोला है हमको, है ना। हमको पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज जीरो। dp by dt मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो आया, मतलब p कांस्टेंट है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है सिर्फ एक कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट जीरो तब होगा जब फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही जीरो आता है। ओके,
तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब dp by dt जीरो मतलब p इज कांस्टेंट, मतलब फॉर श्योर हम ये चीज श्योरली बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट आता है। तो इजी क्वेश्चन है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब dp by dt जीरो मतलब p इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जीरो तब होता है जब वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। So surely we can say that linear momentum does not change in time. Next question. So a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with velocity 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? हमारे पास एक मशीन गन है। The machine gun is firing bullets. Each bullet का मास है 40 ग्राम, वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकंड, 1200 मीटर पर सेकंड। द मैन हु इज फायरिंग, जो फायर कर रहा है, ही कैन एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। तो एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर हुए ये पूछ रहा है आपको, तो इजी क्वेश्चन है। इफ यू रिमेंबर फोर्स, अभी मशीन गन का जो केस था या जो रॉकेट का केस था, यू शुड नो कि जब हम मशीन गन में से बुलेट्स फायर करेंगे तो मशीन गन का वेट कम होते जाएगा, क्योंकि बुलेट्स वहां से बाहर निकलते जा रहे हैं, मतलब बुलेट्स का मास कम होते जाएगा, इसलिए मशीन गन का मास भी कम होगा। तो फोर्स आप लिखते हो u dm by dt। ओके, u इज वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट, dm by dt अगर आपको याद होगा, dm by dt था मास ऑफ ईच बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकंड। बहुत सिंपल सी चीज है। someone is firing bullet from a machine gun, जैसे ही बुलेट्स फायर होंगे तो मशीन गन का मास कम होता जाएगा, क्योंकि बुलेट्स आर गोइंग आउट नाउ, दे हैव थ्रोन अवे बेसिकली। तो F इक्वल टू u dm by dt, dm by dt rate of change of mass is mass of each bullet into number of bullets fired per second। एक सेकंड में मशीन गन का मास कितने से कम होगा, जितने बुलेट्स फायर होंगे इनटू मास ऑफ ईच बुलेट। सिंपल सी चीज है ये। ओके, सो F आपको दिया है 144, U आपको दिया है 1200, मास ऑफ ईच बुलेट इज 40 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, और n हमको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है ये। व्हाई? बिकॉज इट इज लाइक n इक्वल टू 144 अपॉन ये 12 इंटू 4 है ना, और ये जो 3 जीरो है, ये 2 और ये 1 और ये 3 ये गए, तो 12 इंटू 4, ये 12 वन जा, ये 12 12 जा, ये 1 जा, ये 3 जा। सो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यू जस्ट नीड टू नो दैट rate of loss of mass is mass of each bullet into number of bullets fired per second। ओके, और डायमेंशनली भी करेक्ट है, क्योंकि mb इज मास इन kg एंड नंबर इज 1 अपॉन सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। तो dm by dt भी किलोग्राम पर सेकंड है, तो राइट हैंड साइड जो है mb into n ये भी किलोग्राम पर सेकंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure shows position time graph of one-dimensional motion of a body of mass 0.4 kilogram। The magnitude of each impulse is, each impulse is। So this is a simple question। आपको पता होना चाहिए impulse is nothing but change in momentum। चेंज इन मोमेंटम मतलब आपको पता होगा, ये दिस इज सिंपली dp डेल्टा p, और डेल्टा p आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डेल्टा p, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आप लिख सकते हो m v2 माइनस m v1, मतलब इम्पल्स इज m v2 माइनस v1। ओके, अब ग्राफ से हमको क्या दिखता है? सबसे पहले हमको पता है कि मास कितना है 0.4,
फाइनल वेलोसिटी कितना है और आपको ईच इम्पल्स बोला है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये समझा, ग्राफ समझा तो ही कुछ समझेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so what is final velocity, what is initial velocity? This is very important thing. So v2 is 1 minus v1 is -1। ये कैसे आया बताता हूँ मैं आपको। देखो ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो डेरिवेटिव से आता है। तो मुझे ईच इम्पल्स, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। तो मैं अगर एक पॉइंट ये लेता हूँ ओरिजिन, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ ए, तो यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगा वो होगा लेट अस से v1। ओके, राइट। तो कैसे निकालते हैं हम लोग v1, कैसे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? वी विल से वेलोसिटी v1 इज dx by dt, है ना। और ए पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब टाइम, है ना। तो यू शुड नो कि कैसे फाइंड करते हो, स्लोप कैसे निकालते पता होना चाहिए आपको। यू शुड नो दिस, दिस इज टू वैल्यू फॉर टाइम एंड टू वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे 0 and 0। dx is x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1। x2 कितना है? x2 हमारे पास 2 है, x1 0 है, अपॉन t2 is 2 and t1 is 0, मतलब ये आ गया 1। जिसको नहीं समझ में आया मैं वापस बता देता हूँ। So it doesn't really matter। देखो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है और हमको पूछा है इम्पल्स, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ईच इम्पल्स बोला है, ईच इम्पल्स मतलब आप अगर ग्राफ पे ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स एक्ट हुआ, फिर वापस से यहाँ से यहाँ तक फोर्स एक्ट हुआ, फिर वापस से यहाँ से यहाँ तक फोर्स एक्ट हुआ। तो ये जो फोर्स है इट इज इन द इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी v1 यहाँ से मिलेगा, वेलोसिटी v2 यहाँ से मिलेगा आपको। स्लोप्स आर डिफरेंट बेसिकली। तो दिस लाइन इज गिविंग यू v1 and this line is giving you v2, right? तो how do you find out v1 and v2 from graph of position time? कैसे निकालते हो? तो ये एक पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये एक पॉइंट हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेटेड 2 2, टाइम के लिए 2 क्योंकि यहाँ पे 2 है, और पोजीशन के लिए 2 क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। फिर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। 4,0 क्यों आया ये? क्योंकि ये टाइम एक्सिस पे है, तो टाइम एक्सिस की वैल्यू 4 है बी पॉइंट पे, और एक्स एक्सिस की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो मुझे जब v1 निकालना था तो v1 मैं निकालूंगा फ्रॉम स्लोप ऑफ OA। स्लोप ऑफ OA कैसे निकालते हो? x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1। x2 is 2 और ओरिजिन पे तो 0 0 ही था। ओके, तो x1 जो है वो 0 है, x2 जो है वो 2 है। 2 minus 0 अपॉन t2 is 2 minus 0 मतलब 2/2 is 1, तो v1 मिल गया। सिमिलरली आप v2 फाइंड कर सकते हो, v2 इज स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। अब स्लोप ऑफ AB जब निकालोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है वो लोगे, माइनस यहाँ पे x की वैल्यू लोगे, तो 0 minus 2 अपॉन 4 minus 2 ऐसे आएगा। 0 minus 2 अपॉन 4 minus 2 मतलब -2/2 मतलब -1 आ गया v2, v2 आ गया, v1 आ गया। तो ये आ जाएगा m -1 है ना, और मास कितना है 0.4 है, तो मास कितना है आपका 0.4 है। तो 0.4 इंटू -2 मतलब 0.8 न्यूटन सेकेंड।
तो 0.8 न्यूटन सेकेंड का आपके पास आ गया impulse with a negative sign of course. ठीक है, negative sign doesn't tell you a lot. तो ये आ गया आपका -0.8. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया था और पोजीशन टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो और उस वेलोसिटी से आप इम्पल्स निकाल सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिर्फ बेसिक्स हमेशा याद रहना चाहिए आपको. बेसिक्स में आपको यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि x और t का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A rocket with a lift of mass. Lift of mass मतलब initial mass. जब रॉकेट ऊपर जाने की तैयारी में होगा तब 3.5 into 10 power 4 kilogram is blasted upwards with an initial acceleration of 10 meter per second square. Initial thrust of the blast is. Initial thrust मतलब initial force पूछा है और आपको मैंने बताया था कि जब भी a system is going up तो उस केस में फोर्स मतलब थ्रस्ट हमेशा आता है mg plus a. For a system going up, it is g plus a. For a system coming down, it is g minus a. तो सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. m कितना 3.5 इन 10 पावर 4, g कितना 10, a कितना 10, तो हो गया खत्म. 3.5 into 10 पावर 4 into 20, तो आ गया ये 20 into 3.5. ओके, तो ये आ गया आपका 70 into 10 पावर 4 मतलब 7 into 10 पावर 5 न्यूटन. ये आ गया आपका थ्रस्ट. हो गया क्वेश्चन खत्म. ऑप्शन नंबर सी. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, नथिंग एट ऑल. बेसिक, वेरी बेसिक फिजिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है बट वी विल डू इट अगेन. अ पार्टिकल मूव्स in the xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is. P bar of t is a I cap cos kt minus j cap sin kt. तो हमारे पास एक पार्टिकल है which is moving in xy plane. तो देखो I cap और j cap ही आया है, k cap नहीं आया है, मतलब ये xy plane में मोशन है, ये 3D मोशन नहीं है, राइट. और इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स और उस फोर्स के जो मोमेंटम आया वो है p bar of t इक्वल टू दिस a I cap cos kt minus j cap sin kt. द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम इज. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. आपको अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा तो f बार इक्वल टू dp बार बाय dt आता है. तो हमको सिर्फ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. dt ऑफ p बार इज a I cap cos of kt minus j cap sin of kt. तो यहाँ पे a आप कांस्टेंट निकाल लोगे. d dt ऑफ पहले टर्म का डेरिवेटिव मतलब cos of kt into I cap का डेरिवेटिव, ओके, प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव मतलब प्लस यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है. d dt ऑफ sin kt j कैप का डेरिवेटिव. तो ये आपको मिलेगा a एज इट इज. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन kt इनटू डेरिवेटिव ऑफ kt इज k और i कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. माइनस साइन का डेरिवेटिव होता है cos kt इनटू k और j कैप डायरेक्शन बताता है आपको, राइट. तो ये आपके पास आ गया. इफ यू टेक आउट k कॉमन तो आपको मिल जाएगा ये a. नेगेटिव साइन कॉमन निकालो तो ठीक, नहीं निकालो तो ठीक, इट्स ओके. a k साइन kt i कैप प्लस cos kt j कैप. ये आपको मिल गया फोर्स वेक्टर. नाउ अगर आपको इफ यू रिमेंबर
मैंने आपको पहले भी बताया था ये। अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि आप एंगल्स कैसे फाइंड करते हो डॉट प्रोडक्ट से, तो आप एफ बार डॉट पी बार करते हो, आप एफ बार डॉट पी बार करते हो। ओके, तो एफ बार ये आपका आया -a और यहाँ पे आपका था साइन के टी आई कैप प्लस कॉस के टी जे कैप डॉट पी बार आपके पास क्या था, पी बार आपके पास था a और फर्स्ट टर्म में था कॉस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप, ऐसा था आपके पास। नाउ इसको जब सॉल्व करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये x कंपोनेंट या y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट या y कंपोनेंट, जब x कंपोनेंट y कंपोनेंट साइन कॉस कॉस साइन हो लेकिन चारों में से एक नेगेटिव हो तो टोटल जीरो आता है, अगर नहीं तो करके देखो। तो -a² k, क्योंकि ये a और a² k, राइट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो आप, पहला टर्म उठाओगे यहाँ का और यहाँ का पहला मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे यू विल डू दिस, तो -a² k, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, साइन के टी इंटू कॉस के टी आई कैप डॉट आई कैप प्लस साइन के टी इंटू सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट साइन के टी आई कैप डॉट जे कैप विथ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन आएगा। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर पहले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फायदा तो है नहीं करके, क्योंकि वैसे भी आई कैप डॉट जे कैप जीरो आता है, तो पता है, बट ओके विल डू इट। प्लस कॉस के टी जे कैप डॉट, मतलब कॉस के टी इंटू कॉस के टी जे कैप डॉट आई कैप, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई की, माइनस ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस के टी इंटू साइन के टी जे कैप डॉट जे कैप, ये और ये तो जीरो है ही, क्योंकि वैसे भी आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप जीरो है। अगर नहीं भी होते तो बेसिकली ठीक है, मतलब ये होना चाहिए यहाँ पे, तो दिस इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, तो ये दोनों टर्म्स गए, तो आपको मिलेगा -a² k, नाउ साइन के टी इंटू कॉस के टी आई कैप डॉट आई कैप इज 1, ओके, -0 क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप जीरो, -0 क्योंकि जे कैप डॉट आई कैप जीरो, माइनस कॉस के टी इंटू साइन के टी जे कैप डॉट जे कैप भी 1, तो अल्टीमेटली साइन के टी कॉस के टी माइनस साइन के टी कॉस के टी, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, मतलब टोटल जीरो आ गया। ओके, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल बिटवीन देम इज 90। मैंने आपको ये पहले एक ट्रिक के थ्रू भी बताया था, मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स पे देखो, अगर कंपोनेंट में साइन कॉस है, चारों में से सिर्फ एक ही नेगेटिव है, और मैंने बताया था ऐसा कि पहले वेक्टर का x कंपोनेंट अगर दूसरे का y कंपोनेंट बन रहा है विद नेगेटिव साइन, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ओके राइट, तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, हमको मोमेंटम दिया था, हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है, हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमको फोर्स मिल गया, हमारे पास मोमेंटम वेक्टर है, हमारे पास फोर्स वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो जीरो आ गया। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। राइट, alright, so we'll stop here for the day and we'll continue with more questions in the next session.